वॉइस आ रही है हमजा? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी CSS। ओके, तो अब हम ठीक है, CSS में मैंने ये बताया था कि CSS जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक इंटरनल या एम्बेडेड CSS होती है, दूसरी आपके पास या पहली कह लें इनलाइन CSS होती है, और तीसरी आपके पास एक्सटर्नल CSS होती है। ठीक है, तीन टाइप्स मैंने बताई थी, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनलाइन जो होती है वो टैग के अंदर लगती है, इंटरनल या एम्बेडेड जो होती है वो पेज के अंदर लगती है, यानी पूरे पेज को कंट्रोल कर रही होती है। इनलाइन सिर्फ एक टैग को कंट्रोल करती है, एक पेज को कंट्रोल कर सकती है, और एक्सटर्नल जो है वो पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, सो मैंने ये दो लगाना तो आपको बता दी थी कि इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं और इंटरनल CSS कैसे लगाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अगर आप भूल गए हो ताकि आगे एक्सटर्नल फिर आपको आसान रहे लगाना, याद रहे। तो मैं यहाँ पे एक HTML का पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका टाइटल मैं यहाँ से दे देता हूँ, नीचे आ रहा है टाइटल, इसको मैंने नाम दे दिया इन लाइन CSS। सही। अच्छा, अब मैं कोड में जाता हूँ, और कोड में मैंने यहाँ पे जाके कुछ चीज़ें इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने H1 का टैग ओपन किया, H1 को क्लोज कर दिया, और H1 के अंदर जाके मैंने लगा दी, इसका नाम दे दिया हेडिंग 1, या मैं इसको कह देता हूँ कि इसको नाम दे दो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके नीचे मैं यहाँ पे पैराग्राफ्स इंसर्ट कर रहा हूँ, और पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज सैम्पल टेक्स्ट फॉर पैराग्राफ। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, पेस्ट 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 पेस्ट, और इसी को मैं 3-4 दफ़ा पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट 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 पेस्ट, और इस पेज को एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए मैं 3 to 5 CSS, और यहाँ पे जाके इस पेज को सेव कर रहा हूँ इन लाइन के नाम से। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ, F12 मैंने प्रेस किया तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह से सारी हेडिंग 1 और सब कुछ आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे जो पहली वाली हेडिंग थी उसको चेंज करना है, मीन्स यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो इस हेडिंग को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने H1 के अंदर जाके CSS लगानी होती है, तो आप स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, और स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी आपको प्रॉपर्टी है देनी है वो यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक मुझे जो क्या है हेडिंग, जो है मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज इसको मुझे सबको करना है अपर केस में कन्वर्ट, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से अपर केस। सही, तो अब चेक करेंगे तो ये जो हेडिंग थी वो मैंने लिखी भी किस तरह से,
ये मैंने H कैपिटल और P कैपिटल, लेकिन जब ये यहाँ पर शो हो रहा है तो अपनी CSS की वजह से क्या हो गया, उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। प्लस मैं चाहता हूँ इसमें आउटलाइन आ जाए, तो मैंने इसका सिंटैक्स समझाया था कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। तो प्रॉपर्टी है कि टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, और ट्रांसफॉर्म किस में करना है, फिर प्रॉपर्टी देने के लिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू देने के लिए आप यहाँ पे कॉलन का साइन लगाते हैं, जो 2 डॉट्स होते हैं वो, और फिर उसके आगे आप जो भी वैल्यू होती है उस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप वैल्यू दे सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं दे सकते। अगर जो नंबर्स वाली क्वांटिटी वाली है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में जो यहाँ पर शो हुआ हुआ वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया अपर केस, और फिर मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हुए एक सेंटेंस के बाद जब आपको दूसरा सेंटेंस लिखना होता है तो आप कॉमा लगाते हैं, तो इस तरह CSS में यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगाते हैं और अपर केस। और इस तरह से मैंने कहा कि मुझे इसकी टेक्स्ट की डेकोरेशन चेंज करनी है, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, और इसको मैंने कहा मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो क्या करेगा, उसके नीचे अंडरलाइन लगा दे। प्लस मैं चाहता हूँ ये सेंटर में होना चाहिए। तो ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ एक ही टैग के ऊपर हो रहा है जिस टैग पे मैंने अप्लाई किया हो, ठीक है। और एक और काम करते हैं, टेक्स्ट अलाइन करवा देते हैं इनटू सेंटर, सेमीकोलन, सही है। सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इनलाइन CSS को। अब इसी पेज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू इंटरनल CSS, तो मैं सेव एज करता हूँ इसी पेज को, और इस पेज को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया इनटू इंटरनल या एम्बेडेड CSS, ठीक है। अब इंटरनल या एम्बेडेड CSS मैंने आपको बताया कि पेज के लेवल पे लगती है, तो ये आपका पेज है और ये इसका हेड सेक्शन है। CSS को आप बॉडी के पार्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है वो है कि हम हेड वाले पार्ट में लगाएंगे। अगर मोस्ट केसेस में हर एक वेबसाइट में हर एक पेज पे ये जो इंटरनल CSS होती है वो नहीं होती मौजूद। जब भी कोई डेवलपर लिखता है तो उसको एक्सटर्नल में ही लिखता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक कोई हमने प्लगइन यूज़ किया तो उसकी CSS आती है, तो वो हम अपनी एक्सटर्नल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है लोग उसको अपने पेज पे डाल रहे थे, क्योंकि वो पेज एक ही जो प्लगइन होता है वो एक ही पेज के ऊपर चल रहा होता है, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे टैग ओपन करता हूँ। अब जो इंटरनल CSS होती है वो लगाने के लिए आपको एक टैग यूज़ करना पड़ता है विच इज़ स्टाइल। पहले हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, ये स्टाइल का टैग यूज़ कर रहा हूँ, और स्टाइल का टैग मैंने यहाँ पे लाके बंद कर दिया। अब इस स्टाइल के दरमियान में हम सबसे पहले, मैंने बताया था सिंटैक्स क्या होता है कि आप सबसे पहले सिलेक्टर लगाते हैं, सही। सिलेक्टर कोई नाम नहीं है, सिलेक्टर मैंने बहुत सारे सिलेक्टर्स बताए थे, लाइक आपके पास कोई यूनिवर्सल सिलेक्टर हो सकता है, इसी तरह से कोई टैग सिलेक्टर हो सकता है, यानी टैग का जो नाम होगा वो टैग सिलेक्टर, उससे आप कॉल कर सकते हैं। बेसिकली नीचे जो क्वांटिटीज़ हैं, जो नीचे टैग्स हैं, या जो नीचे आपने क्लासेस या आईडीज़ बनाई होंगी, उनको कॉल करना है आपको CSS में कि ये वाली जो चीज़ है इसके ऊपर मैं ये काम करना चाहता हूँ। टैग सिलेक्टर्स होते हैं, ID सिलेक्टर्स होते हैं, क्लास सिलेक्टर्स होते हैं, इसी तरह से कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होते हैं। तो ये इस तरह से आप कोई भी सिलेक्टर बना सकते हैं। और प्लस मैंने आपको बताया था कमेंट करना, तो कमेंट किस तरह से लगाते हैं आप अपनी CSS में कि आप एक स्लैश लगाते हैं, स्लैश स्टैरिक, और उसके दरमियान में जो भी आप लिखेंगे वो, और फिर स्लैश और स्टैरिक, स्टार्स कितने भी हो सकते हैं, बस स्लैश से आपको स्टार्ट करना है, स्लैश से भी आपको ख़त्म करना है, ठीक है। ये स्लैश है डिवाइड वाला, जो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए डिवाइड यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे, यानी जो नम पैड में आपका स्लैश होता है, या इधर की तरफ आपके कीबोर्ड में शिफ्ट के बराबर में जो स्लैश होता है वो स्लैश आपको लगाना है। सेम इसी तरह से आपके यहाँ बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि आपके HTML के भी कमेंट्स होते हैं। हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कमेंट का फीचर दिया जाता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ में सेम भी होते हैं, जैसे CSS का और जावास्क्रिप्ट का सेम होता है तकरीबन। तो जो है वहाँ पर भी कमेंट होते हैं। इस तरह HTML का कमेंट कैसे लगाते हैं, जैसे ये हेडिंग 1 जो है जिसको मैंने कैपिटलाइज किया हुआ है, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अभी इसका कोड अप्लाई नहीं हो, तो क्या करते हैं कमेंट करने के लिए HTML का कमेंट। देखें यहाँ से आसानी क्या है, ड्रीमवेयर की आप उसको सिलेक्ट करें टैग को, और यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई कमेंट कौन सा, HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन का चाहिए या कोई और सा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ HTML कमेंट कर दो, तो HTML का कमेंट लेके। अब इसका सिंटैक्स क्या है, देखिए हेडिंग हाइड हो गई वहाँ से,
खत्म हो गई, लेकिन कोडिंग में लिखी हुई है, लेकिन मैंने उसको सिर्फ कमेंट कर दिया तो वो आपके फ्रंट एंड पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो कमेंट करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश और ब्रैकेट क्लोज। तो डबल डैश के बाद जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका कमेंट बन जाएगा। राइट, कमेंट हम इसलिए देते हैं कि कोई डेवलपर को आपको बताना है कि भाई कुछ भी हो जाए, ये वाली जो हेडिंग है वो डिलीट मत करना, या मैंने कह दिया कि ये मेन हेडिंग है। सही है, तो इस तरह से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसको कोडर को नज़र भी आ जाए वो चीज़ कि हाँ भाई ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास शो नहीं होगी ये चीज़, मेन हेडिंग कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सो अब सिलेक्टर कॉल करना है, मैं चाहता हूँ जितने भी H1 है, तो यहाँ पे मैंने H1 लिखा और मैंने कहा कि जितने भी H1 है उन सबका जो कलर है वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात समझा रहा हूँ, देखिए इसका भी रेड हो गया, इसके ऊपर मैंने इनलाइन CSS लगाई हुई है, मैंने अभी उसको हटाया नहीं है, इनलाइन CSS पहली वाली हेडिंग के ऊपर अभी भी लगी हुई है, मौजूद है। ठीक है, तो सब रेड हो गए, क्योंकि जो इनलाइन की रेड वाली या कलर वाली जो प्रॉपर्टी थी वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, इसलिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, तो अब मैंने H1 में तो ये जो पहली वाली इसमें अपर केस दिया हुआ, लेकिन मैं इसमें देता हूँ लोअर केस, तो सब जितने भी हैं, देखें F12 प्रेस करके यस किया, देखें सब लोअर केस हो गया, ये भी लोअर केस हो गया, ये भी लोअर केस हो गया, ये भी लोअर केस हो गया, लेकिन ये अभी भी अपर केस में मौजूद। ठीक है, और यही बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसिंग चीज़ होती है वो आपकी होती है इनलाइन CSS। ये ऐसे ही है जैसे समझ लें, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि 3 टाइप्स की CSS हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 3 क्राइटेरियाज हैं। सही, CSS को ऐसे समझ लें, इंटरनल एक्सटर्नल, इनकी प्रॉपर्टीज अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। तो ऐसा समझें कि ये एक घर है, सही है, और इसमें एक इंसान, एक छोटा बच्चा है या कोई बड़ा है, वो इसमें रहता है। ठीक है, अब इसको एक चॉकलेट खानी है, सही, चॉकलेट खानी है। अब वो चॉकलेट, एक चॉकलेट इसकी जेब के अंदर रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ इनटू ग्रीन चॉकलेट। सही है, एक चॉकलेट है जो इसकी पॉकेट के अंदर है। सही है, एक चॉकलेट ऐसी है जो इसके घर की छत पे रखी हुई है। सही है, इसके घर की छत है और इसके ऊपर रखी हुई, और एक चॉकलेट ऐसी है जो बराबर वाले घर के अंदर रखी हुई। सही है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये किसको खाने की देगा, यानी सबसे पहले कौन सी वाली चॉकलेट खाना पसंद करेगा, ये जो भी इंसान है सबसे पहले ये इसके जेब में जो इसके पास रखी हुई चॉकलेट है ये पहले वो खाएगा। तो इसी तरह से जो आपकी इनलाइन CSS होती है वो आपके टैग के पास होती है, टैग के अंदर लिखी होती है, तो ये इसको बहुत संभाल के रखता है। आपने इंटरनल यूज़ की हुई हो या एक्सटर्नल यूज़ की हुई हो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो ध्यान है या सबसे बिल्कुल फाइनलाइज जो करके आपको रिजल्ट देगा वो इन लाइन वाले का देगा। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन लाइन में भी आ रही है, इंटरनल में भी आ रही है और एक्सटर्नल में भी आ रही है, तो आपकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो आपने इन लाइन के थ्रू टैग के अंदर लगाई हुई है उसको अप्लाई करें। सही, फिर दूसरे लेवल पे जब इसने ये वाली चॉकलेट खा ली, अब इसको और चॉकलेट खानी, तो ये अपनी घर की छत पे जाएगा और यहाँ से चॉकलेट खा लेगा। तो पहली प्रायोरिटी इसकी जेब में जो थी, यानी इन लाइन वाली जो CSS है उसको यूज़ करेगा। सेकेंड वाली जो इसके छत पे रखी हुई है, जैसे आपके पेज में छत इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपकी जो इंटरनल CSS होती है वो आपके ऊपर यानी पेज के ऊपर हेड वाले सेक्शन में होती है, तो इस तरह आपको याद रहेगा। तो दूसरी प्रायोरिटी यानी दूसरे नंबर पे चॉकलेट खाएगा वो ये दूसरे इसको देगा, यानी जो आपकी इंटरनल CSS में चीज़ अप्लाई हुई है वो अप्लाई होगी। और फिर जो तीसरी प्रायोरिटी होती है आपकी CSS की वो होती है जो आपकी एक्सटर्नल से आ रही है। तो तीसरी प्रायोरिटी ये कि जो बराबर वाले घर में चॉकलेट है फिर वो इसको जाके खाएगा। तो इसी तरह से ये लेवल्स होते हैं। सबसे पहले या सबसे इन्फ्लुएंसिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो इनलाइन वाली होती है, फिर उससे कम जो है इंटरनल की वैल्यू होती है, और फिर सबसे कम जो वैल्यू होती है वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी की होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पावरफुल भी एक्सटर्नल होती है क्योंकि ये आपके पेज को हैवी नहीं कर रही होती।
ठीक है, तो ठीक है, सो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि आप जो एक्सटर्नल वैल्यू है, एक्सटर्नल जो CSS होती है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल CSS लगाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक फाइल होनी चाहिए एक्सटर्नल CSS की। तो ये एक्सटर्नल का मतलब ही ये कि ये इस पेज के अंदर नहीं बनेगी। तो मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ, सेव एज किया और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको एक्सटर्नल। ठीक है, सो एक्सटर्नल का मैंने नाम दे दिया और ये वाली इंटरनल वाली प्रॉपर्टी मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल। अब एक्सटर्नल के लिए पहले आपके पास एक एक्सटर्नल की फाइल होनी चाहिए जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होगी, आप मतलब जो एक्सटर्नल फाइल को लिंक करेगा। तो वो फाइल कौन सी होगी, वो पहले आपको फाइल मौजूद होनी चाहिए। तो फाइल बनाने के लिए मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ से न्यू करके CSS यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से CSS मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से जाके मैं क्रिएट करवा दूँ। ठीक है, क्रिएट हो गई। अब इसको एक बार आपने सेव करना है, सो मैं यहाँ से जाके सेव कर देता हूँ और इसके लिए मैं एक अलग फोल्डर बनाऊंगा। जितनी भी CSS होंगी, जितनी भी फाइल्स होंगी CSS की, वो आपको यहाँ पर रखनी है। एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने रखा CSS और इस CSS के अंदर जो आपकी मेन स्टाइल शीट होती है उसको हम नाम देते हैं स्टाइल का। या अगर आपने कहीं से प्लगइन उठाया है और उसमें भी डिफरेंट स्टाइल्स आ रही हैं तो आप इसको अपनी जो CSS आप बना रहे हो उसको आप मेन स्टाइल का नाम दे सकते हैं। सही, ऐसे लिख लें या कैमल केस में लिख दें कि मेन स्टाइल। ठीक है, मेन स्टाइल मैंने इसको नाम दे दिया और सेव कर दिया। तो ये एक CSS की जो फाइल है वो सेव हो गई। अभी मैं इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस इसको सेव करता हूँ। एक बार डन कर दिया, सेव है। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाई है उसको इस HTML के पेज के साथ कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। ये कोड ऐसा कोड है जो आपको हिफ्ज होना चाहिए। बहुत आसान सा कोड है। मैं यहाँ पे कमेंट लगा के और आपको बता भी देता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। कनेक्टिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट, सही, और याद करने के लिए CSS। जो CSS है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर कोड कौन सा यूज़ करेंगे, सबसे पहले टैग है लिंक का। आपको कुछ भी फाइल लिंक करनी होती है तो आप ऐसे लिंक का टैग ओपन कर देंगे। लेकिन अब क्या लिंक करना है वो मैंने नहीं बताया। तो मैंने बताया कि जो वो लिंक करना है मुझे, उसका जो हाइपर लिंक रेफरेंस है, हाँ, href। अब वो क्या है, वो जो मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है वो यार, ये मेन स्टाइल, इस पर डबल क्लिक किया है, लिंक हो गया। अब ये मैंने सिर्फ एक फाइल लिंक किया। अब आपको इसका बिहेवियर ही बताना पड़ेगा कि फाइल है क्या। तो इसकी टाइप मैंने बताई यहाँ से जाके कि ये है टेक्स्ट CSS। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बतानी होगी कि इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है इसके साथ। तो मैंने यहाँ पे REL और यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपको दिए हैं। इसमें से आपको चूज करना है ये स्टाइल शीट। 3 चीज़ें हैं। पहला तो टैग है लिंक, फिर इसका एक एट्रीब्यूट लगेगा कि कौन सी फाइल लिंक करनी है। तीसरी चीज़ है कि वो जो फाइल आपने लिंक की है वो किस टाइप की फाइल। तो यहाँ मैंने बता दिया कि ये टेक्स्ट CSS की फाइल है और इस CSS का और इसका रिलेशन आपस में क्या है, तो ये आपकी स्टाइल शीट है। अब देखिए, मैं जैसे ही F12 प्रेस करता हूँ या मैं इसको प्रीव्यू ऑन गूगल क्रोम करता हूँ या मैं जस्ट सिंपल सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये फाइल अगर सही होगी, कनेक्टेड होगी, तो यहाँ पर आपके पास ये फीचर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको रिवील करवाया, प्रीव्यू किया ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर ये ऊपर आपको फाइल लिंक हुई हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक टैब और बढ़ गया, एक बार और बढ़ गया और यहाँ पे लिखा हुआ सोर्स कोड और मेन स्टाइल। ठीक, तो ये HTML है और इसके साथ ये मैंने CSS कनेक्ट किया, तो यहाँ पे ये आपको CSS नजर आ रही है। सही है, अब मैं यहाँ से कॉल करवाता हूँ कि भाई जितने भी पैराग्राफ हैं उनको सिलेक्ट कर लो। सही है, और मैंने कहा जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका जो कलर है वो क्या कर दो, रेड कर दो। नहीं, रेड नहीं, पिंक कर दो। अब मैं यहाँ से चेक करूँगा, मैंने कहीं और यानी बाहर एक्सटर्नल CSS जो है उसमें मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये रिवील हो रहा है आपके मेन HTML के टैग के अंदर।
देखिए जितने पैराग्राफ्स थे वो सब पिंक हो गए, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जितने भी H1 है, जितनी भी मैंने हेडिंग 1 लगाई है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने लिखा कि H1 जितनी भी है, क्या करो H1 के साथ उसको अलाइन करवा दो, टेक्स्ट को अलाइन करवा दो उसके सेंटर में, तो सारी H1 जो है वो सेंटर में आ गई। इसी तरह मैं चाहता हूँ जितने पैराग्राफ्स हैं, मैं पैराग्राफ में, और मैंने पैराग्राफ को भी कहा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर में हो जाए, सेंटर में हो जाए, सही। तो देखें सारे ही जो टेक्स्ट हैं वो सेंटर में हो। इस तरह से मैं कहता हूँ जहाँ भी हेडिंग लगी हुई है उसको क्या करो, उसका एक बैकग्राउंड कलर दे दो। यहाँ से मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, और कैसा कलर चाहिए, यहाँ से अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से लाइट ग्रे कलर ले लेता हूँ, बाहर क्लिक किया, चेक किया, तो यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है, सही। और मैं चाहता हूँ डार्क कलर हो जाए, तो मैंने ऐसा कि 111 तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ कि भाई टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट कर दो, वाइट नाम लिख दें या आप कोड दे दें वाइट का, एक ही बात, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज मुझे हेडिंग चेंज करनी है, तो मैं हेडिंग चेंज करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ था, ये मैं इसको बना दो हेडिंग 3, और इसको मैंने कर दिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, ठीक हो गया। अब मैं इस पर जाके चेक करता हूँ, तो H3 की मैंने कोई CSS नहीं यूज़ की हुई है, तो यहाँ पे H3 सिंपल आ रही है जैसी वो आनी चाहिए। तो इसको मैं कहता हूँ कि जो भी H3 मेरे पास हम लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ H3, तो क्या करो H3 के साथ इसका जो कलर है वो कर दो ब्लू, सही है। और जब भी ये लिखा जाए तो इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन होनी चाहिए, और इसका जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म है वो हमेशा अपर केस में होना चाहिए, सही। तो इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। और इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ इसके पीछे बैकग्राउंड कलर आए, तो मैंने इसको कर दिया बैकग्राउंड कलर, और बहुत लाइट सा मुझे वाइट करना है, इस तरह से चेक कर लिया, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अंडरलाइन मुझे सही नहीं लग रही, तो मैं अंडरलाइन को यहाँ से सिर्फ सिंपल डिलीट भी कर सकता हूँ या कमेंट भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। कलर यहाँ से मैं कहता हूँ कि जो पहले था वही रहने दो, ब्लैक राइट, ठीक है। तो इस तरह से अब जितनी भी मैं H3 यहाँ पर लगाऊंगा वो सब ऐसी चेंज हो जाएंगी, जैसे इंडिपेंडेंस डे मैंने लगा दी, और इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्रीडम फाइटर्स, और इसको मैंने कर दिया H3, चेक किया तो देखें यहाँ पे ये चेंज हो गई, और H3 होने की वजह से वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो ये आपकी वेब के लिए आसानी हो जाती है जब आप CSS यूज़ करते हैं कि किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करवाना। अब इससे आसानी क्या है, मैं जब भी H3 में कोई चेंजिंग करूँगा तो वहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी, सही। जैसे हम यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, मैं कहता हूँ H3 की हाइट थोड़ी सी बढ़ा दो, तो मैंने यहाँ पे हाइट इंक्रीज़ करवाई और मैंने कहा 50 पिक्सल की हाइट होनी चाहिए। CSS में यूनिट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन 50 पिक्सल की हाइट हो गई, सही। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग्स हैं ये अपनी हाइट के बिल्कुल सेंटर में आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं, अलाइनमेंट नहीं होता यहाँ पे, वर्टिकल अलाइन है तो, लेकिन ये काम नहीं करता इसके ऊपर। मिडल करता हूँ अगर मैं इसको, तो देखें इसने मिडिल अलाइन नहीं किया,
ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लिए है, टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टी नहीं। टेक्स्ट के लिए जो टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ वही टेक्स्ट पे काम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी टेक्स्ट की हाइट विद वॉट, टेक्स्ट हाइट भी देखें यहाँ पे इस तरह से आ रही। तो बेसिकली यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लाइन हाइट का, लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट कितनी रखनी है, जितनी आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है या आपके जो भी पीछे डब्बा बना हुआ है उसकी जो हाइट है, उस हाइट वही हाइट आपकी जो है वो लाइन हाइट होगी। तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो आपके डब्बे के सेंटर में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं अगर आपको समझाऊँ आसान अल्फाज में, तो ये है कि जब भी आपको एक टेक्स्ट लिखते हैं ना, सपोज एक टेक्स्ट लिखा तो उसका एक फ्रेम बन रहा होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो टेक्स्ट जो है ना अपनी लाइन हाइट के हमेशा सेंटर में होता है। मतलब यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा तो अगर सेंटर में लाइन हाइट आ रही है, तो ये साइज इस डब्बे का इतना था तो उसकी लाइन हाइट सेंटर में। अब जब मैंने यहाँ से जाके इसको एक्सटेंड कर दिया तो टेक्स्ट की लाइन हाइट वही रहती है क्योंकि टेक्स्ट तो वही है, लेकिन मैंने डब्बे की हाइट जो थी वो अलग से बढ़ा दी। जब मैं डब्बे की हाइट नहीं दे रहा तो डब्बे की हाइट, वो जो बॉक्स है उसकी हाइट उतनी ही रहती है जितना वो टेक्स्ट है, ऑटो फिक्स पे रहती है। लेकिन मैंने खुद से जाके जब उसकी हाइट डिफाइन कर दी तो हाइट तो बढ़ गई लेकिन लाइन हाइट वहीं पर रही। तो मैं क्या करूँगा, अब डब्बे की जो हाइट है उसके बराबर मैं लाइन हाइट कर दूंगा, तो उसका जो टेक्स्ट है वो क्योंकि अपनी लाइन हाइट के सेंटर में होता है तो वो आपका लाइन हाइट जो डब्बे का सेंटर है उसके सेंटर में आपका जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे लाइन हाइट आ गई। इसी तरह से मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, H3 का फॉन्ट चेंज हो जाए तो मैंने यहाँ से लिख दिया फॉन्ट फैमिली, COUI यूज़ कर ली। सही है, और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की भी मैं हाइट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके HEI, इसको हाइट भी चेंज कर सकते हैं या हम पैडिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो हाइट अभी आपको पता होगा तो इसलिए मैं अप्लाई करूँ, पैडिंग और मार्जिन हम देखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है। अभी मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 80 px, तो टेक्स्ट ऊपर रह जाएगा, डिव बड़ी हो जाएगी, जो आपकी हेडिंग है वो बड़ी हो जाएगी। सो मैं यहाँ से जाके इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ लाइन हाइट, और लाइन हाइट को मैंने कर दिया कि ये 80 पिक्सल्स की होनी चाहिए, और ये ऐसे चेंज हो गया सामने। ठीक है हमजा, कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लें। ओके ओके सर, ओके। कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखें, ये तो थी आपकी एक्सटर्नल CSS। सही, अब यहाँ तक हम CSS को समझ चुके हैं अच्छा खासा। अब हम जाएंगे CSS बेस्ड वेबसाइट्स के ऊपर। अभी तक इससे पहले वाली जो हमने वेबसाइट बनाई थी वो टेबल बेस्ड थी, उसमें कोई CSS का एक वर्ड भी हमने यूज़ नहीं किया था। तो जब पुराने ज़माने में जब CSS नहीं होती थी तब वैसी वेबसाइट बनती थी, लेकिन जब CSS आई, सही कब CSS आई, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये पहली मरतबा 1996 में आई। तो 1996 ये लिखा हुआ है, इनिशियल रिलीज हुआ दिसंबर 17, 1996, 23 साल पहले जाई। तो 1996 से पहले भी वेबसाइट्स बना करती थी। तो वो जो वेबसाइट थी सिर्फ HTML का भाई, तो वो हम देखें तो 1993 में पहली मरतबा, और 1996 में, यानी 3 साल के बाद CSS आई। तो जो 3 साल तक वेबसाइट्स बन रही थी
वो विदाउट CSS वाली थी, टेबल बेस्ड वेबसाइट बनी हुई। ठीक है, तो इस तरह से फिर काम किए गए। तो वो हमने जो वेबसाइट पढ़ी थी वो हमने विदाउट CSS की थी। अब हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो भी बेसिक वेबसाइट होगी, लेकिन वो हम CSS मिला के बनाएंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनता है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम एडवांस तक जाएंगे। सही, तो वेबसाइट बनाने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में, तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो मैच करती है दोनों, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है डिव। डिव सर मतलब जी हेलो। जी जी बोलें। सर मेरा नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, अभी मैं क्लास थोड़ा मुश्किल ले पाऊंगा। ठीक है, जब तक चला ठीक है। चला। हाँ ठीक है। ठीक है, सो ये होती है डिवीजन। और डिवीजन मतलब कि आपके जो वेब पेजेस होते हैं वो डिवीजन्स में बने होते हैं, डिवाइड हुए होते हैं। मतलब आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो उसमें पार्ट्स बने होते हैं। जैसे मैं कोई भी वेबसाइट लेता हूँ, उसमें बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे। तो ये जो वेबसाइट है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इस तरह से बॉक्सेस बने हुए हैं।